सो फ्यूल सेल का टॉपिक भी हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है। पिछली बार हमने प्राइमरी सेल्स पढ़े थे और सेकेंडरी सेल्स पढ़े थे। प्राइमरी क्या होते हैं? जिसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। उसमें क्या पढ़ा था हमने? ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल बोलते हैं, और मरकरी सेल। ठीक है, इनमें रिएक्शंस क्या थोड़े मैम नोट ये पे। आपकी स्क्रीन पे अभी भी आ रहा है, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, आप कंटिन्यू कर दो इधर। क्या वो अभी करूँ? तक बॉक्स आ रहा है, वो कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू हो कर दो। जाएगा। अभी कुछ करने की जरूरत है? मैं समझी नहीं। मैम एक बार अपने वो करना, रिकॉर्ड सेशन पे क्लिक करना, आइकन रिकॉर्ड वाले पे। मैम ये आ रहा है मैम, ये दीपक सर की क्लास में भी आया था, ये ऐसे ही या कुछ आएगा। नया ही हुआ है, आज ही देखा है मैंने तो। वो बोलता है कुछ जब रिकॉर्डिंग पे करो और अच्छा आपको कुछ हो रहा है। ये यस दिखाता है मैम। मैम। ओ, फिर क्या किया जाए? कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, फिर सही चलती है क्लास। कंटिन्यू की ऑप्शन कहाँ है? मैम ये आ रही है हमारे स्क्रीन पे, एक बॉक्स है वहां आ रही है, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय कंटिन्यूइंग। यहाँ पे तो साइड पे लिखा आ रहा है ऑप्शन चैट का, पॉज रिकॉर्डिंग स्टॉप। हमें कर रहा है मैम, आपको नहीं करना, हमारी स्क्रीन के ऊपर आएगा, हमें कंटिन्यू करना। अच्छा फिर करो तुम लोग, मुझे क्यों बोल रही हो? अपना अपना कर कर दिया दो। मैम मैंने तो। मुझे बोली जा रहा है मैम कर दो, मैं देख रही हूँ क्या करना है। ओके, सो प्राइमरी सेल्स की बात हो रही थी। ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया। ठीक है। क्या क्या बेटा इसमें याद रखना है? रिएक्शंस प्लीज कर लेना, कैथोड एनोड वाले, और कैथोड क्या है, नोड क्या है, वो करना है। उसके बाद सेकेंडरी किया था हमने, जो रिचार्जेबल है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेड स्टोरेज बैटरी और निकार्ड बैटरीज, निकल कैडमियम वाले। मेन तो इसमें लेड स्टोरेज में से ही क्वेश्चंस आएंगे, और इस टॉपिक में से यही इनका फेवरेट है। लेड स्टोरेज में से, लेड वाली जो बैटरी है उसमें से पूछते हैं, या फ्यूल सेल पे कई बार जैसे +2 में बोर्ड में नोट लिखना आ जाता है। फ्यूल सेल क्या होते हैं बेटा, देखते हैं। अच्छा, थर्मल प्लांट वर्ड सुना है आपने? जैसे यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, क्या करते हैं? जैसे फ्यूल्स होते हैं, है ना, कोल है, उसको बर्न करते हैं, उसकी जो हीट एनर्जी होती है, बर्न करने से वो उसकी जो एनर्जी है वो हीट में बदलती है। बेसिकली है तो केमिकल एनर्जी ना। तो उससे वो क्या करते हैं, फिर वाटर से स्टीम बनाते हैं, टरबाइन चलती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यही है ना। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, बट वाया स्टीम प्रोडक्शन एंड काफ़ी बड़ा सा मेथड, थर्मल प्लांट होते हैं वो। तो एक नई चीज़ डिवाइस की गई, फ्यूल सेल्स। इसमें कहते, मतलब थर्मल प्लांट का सब्स्टिट्यूट बनाने की आजकल ट्राई चल रही है कि डायरेक्टली जैसे फ्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा फ्यूल बनने वाला है। हाइड्रोजन से मेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हुआ करेंगी। हाइड्रोजन हो गया, मिथानॉल हो गया, मीथेन हो गया। डायरेक्टली हम फ्यूल डालते जाएं किसी सेल में, और वो उसको, मतलब केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में बदल दे। तो हुआ तो गैल्वेनिक सेल ही। ठीक है तो गैल्वेनिक सेल ही, बट डायरेक्टली इसमें हम फ्यूल्स डाल रहे हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन फ्यूल काम कर रही है, हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन उसकी कंबशन करेगी और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो फ्यूल की एनर्जी को पहले हमें ऐसे स्टीम स्टूम में नहीं कन्वर्ट करना पड़ा कि इलेक्ट्रिसिटी बन सके, हम डायरेक्टली उसको दे के सेल को अपना एनर्जी बना रहे हैं। ऐसे डिवाइस को फ्यूल सेल बोलते हैं। तो देखते हैं, कहते हैं गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen fuel है, मीथेन है, मिथानॉल है, directly into electrical energy, they are called fuel cells. It differs from the ordinary battery in aspect that in fuel cells the reactants, इसमें क्या कहता है, reactants are fed continuously, fed मतलब अंदर डालना, to the electrodes, and products are removed continuously from the electrolyte compartment. ये एक बहुत प्रोमिनेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है।
ये एक अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, उसमें ये फ्यूल सेल उन लोगों ने यूज करा था। तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे के वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, और इसका साइड प्रोडक्ट वाटर भी बनता था, वो एस्ट्रोनॉट्स ने यूज किया था फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा फ्यूल सेल यूज हुआ था। तो आपने लिखना है ऐसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और इसका साइड प्रोडक्ट वाटर दैट इज बीइंग यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, देखते हैं इसमें होता क्या है। कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। ये देखो बेटा, साथ साथ इसका ऑपरेटर्स हम देखते हैं। ये इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है प्रोमिनेंटली, 2 इलेक्ट्रोड हैं, ग्रेफाइट के रॉड होते हैं, और इनमें ना बीच में प्लैटिनम या पैलेडियम इन रॉड के बीच में ही डाला होता है एज अ कैटालिस्ट, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। 2 इलेक्ट्रोड हैं मेड अप ऑफ पोरस ग्रेफाइट रॉड्स। इम्प्रेग्नेटेड मतलब उसके बीच में डालना, रॉड के बीच में कैटालिस्ट डालना है, कौन सा, प्लैटिनम या पैलेडियम। क्यों डालते हैं, ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो जाए। पोरस भी इसीलिए ही होती है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, अच्छे से मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। तो पहली लाइन क्या पता चली, इलेक्ट्रोड कौन है, ग्रेफाइट के रॉड्स हैं, पोरस हैं, और उनमें कैटालिस्ट डाला होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये अंदर इसका इलेक्ट्रोलाइट भरा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कली, NaOH पा सकते हैं आप, या KOH पा सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा होगा, या इसमें देखो NaOH लिखा है, ठीक है, KOH भी डल सकता है। इनर साइड ऑफ द रॉड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली, KOH और NaOH, और यहाँ से हाइड्रोजन पास कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन पास कर रहा है, लगातार सेल में जा रही है, रिएक्शन होंगे, कैथोड एनोड बनेगा, और केमिकल एनर्जी किस में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये वोल्ट मीटर है, जैसे नॉर्मल तुम्हारे गैल्वेनिक सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। इतना समझ में आ गया सभी को जो अभी तक बातें बताई हैं? यस मैम। बहुत सिंपल है। फ्यूल सेल क्या है कि डायरेक्टली फ्यूल दे रहे हैं हम, और वो उसको किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, थर्मल प्लांट का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि थर्मल प्लांट में पोल्यूशन वगैरह काफ़ी होता है, और उसकी एफिशिएंसी भी इसके कंपैरेटिवली कम होती है, जैसे वो 40% एफिशिएंट होता है और ये 60-70% होता है। बट अभी इस पर रिसर्च चल रही है, इतना कॉमन नहीं हुआ, बट दे आर ट्राइंग, और ये बाद में बताती हूँ ये एफिशिएंसी का क्या है। ये देखो, ये लिखा हुआ है फ्यूल सेल की 60-70% है, जबकि कन्वेंशनल थर्मल प्लांट्स की 40% से कम है। अब रिएक्शन देख लें। एनोड बताया था तुमको, एनोड पे हमेशा क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। कैसे याद रखने को बोला था, AO दोनों वॉवल्स हैं, एनोड पे हमेशा बेटा ऑक्सीडेशन होएगी, और एनोड पे नेगेटिव साइन होता है, कौन से, गैल्वेनिक सेल में। याद है किसी को इसका रीजन, बता सकते हो, एनोड पे नेगेटिव क्यों होता है? निखिलेश तुम बताओ। प्लीज रिप्लाई, एनोड पे नेगेटिव लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यों? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जशन ने रिप्लाई किया बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, ये रिएक्शन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज की, बट नेट रिएक्शन ये है, नेट रिएक्शन पूरे सेल का नहीं, ऑक्सीडेशन वाला है, बताती हूँ मैं। देखो H+ जो आयन जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुए, वो OH आयंस कहाँ से आएंगे भाई, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से OH आयंस भी है ना, यहाँ पे हम अल्कली यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो मिलके वाटर बना देते हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करो जरा, इसको 1 मिनट भूल जाओ, ऐड करके मैं इधर लिख रही हूँ। कैसे ऐड करना सिखाया था, इसका रिएक्टेंट ये, इसका रिएक्टेंट ये, और मैंने रिएक्टेंट ऐड कर दिए। जो मैं समझा रही हूँ उस पर फोकस करना पूरा। फिर ये प्रोडक्ट
इलेक्ट्रॉन प्लस ये कुछ कटता है इसमें? 2 हाइड्रोजन। ये कटते हैं तो अपना क्या बचा? अपना बचा H2 plus 2 OH ions gives us 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये बचा। मैंने यहाँ पे इसका डबल लिख रखा है। क्या तुम लोग ये बात समझते हो? इस रिएक्शन को इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 2 तो यही बनेगा, है ना? यस। क्यों लिखा है मैंने उसका लॉजिक अभी पता चल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन मतलब कैथोड पे रिडक्शन होती है, साइन पॉजिटिव बिकॉज इट्स अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट ऑलवेज वांट्स के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो ऑक्सीजन वाटर तो है ही है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन मिलके OH आयंस में बदल जाता है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जब तुम नेट रिएक्शन लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन घट जाए। पता है ना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए तुमको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो वो चीज़ कर रखी है। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ये लिख दो फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा, दैट्स इट। फिर नेट रिएक्शन कैसे लिखना सिखाया, कैथोड और एनोड वाले दोनों को ऐड करते होते हो, दोनों को ऐड करो, इसमें इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, OH कट जाएगा, ये नेट रिएक्शन बचा। ठीक है, देखो इम्पॉर्टेंट फिर वही बात है, कैथोड का और एनोड का रिएक्शन ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये जो सेल और बैटरी वाला टॉपिक है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਟਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, and water is being used by the astronauts for drinking purposes. So this cell was used in the Apollo space program. ठीक है, एंड एफिशिएंसी इसकी 60-70% है, और ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, इसको ईटा है ये सिंबल, इसको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, एनसीईआरटी में तो है भी नहीं, बट मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए। अब पेपर में आपके नंबर कितने, मान लो 100 नंबर का पेपर है, आपके 70 चलो सपोज 90 का है, आपके 70 आए, कैसे परसेंटेज निकालते हो? टोटल नीचे कितने आए ऊपर, डेल्टा एच मतलब एक्सपेक्टेड कितना था, कितनी कंबस्शन हीट, कितनी हमने उसकी फ्यूल सेल जो है, जैसे हम कोल है, कोल को बर्न करके कितनी हीट निकलती है ना, ऐसे ही हाइड्रोजन को हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, बट उसमें से कुछ वेस्टेज तो होती है, तो डेल्टा जी मतलब एक्चुअल में यूजफुल वर्क कितना हुआ, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, तो वो उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसी के साथ तुम्हारा सेल्स बैटरीज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब 2 टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए हैं, एक तो कोरोजन का, वो हम बाद में करेंगे, बहुत आसान है। एक मेन बचा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। हमको पता है कि 2 टाइप के सेल हैं, हमने स्टार्ट में डिस्कस करा था, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक, याद है? जो भी अब तक हमने कहानी सारी पढ़ी है, सारा कुछ समझा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल है। पिया इलेक्ट्रोकेमिकल कौन से सेल होते हैं, किसको किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, अरे उल्टा हो गया, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो हमने जो पढ़ना है अभी वो तुमने बताया, बट जो मैंने पूछा था वो उल्टा बोल गए, तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगा, ठीक है, केमिकल से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हेडिंग डाल लो जरा कॉपी पे अपना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल and electrolysis. It's a very easy topic. Let's see कि what is electrolytic cell by taking an example. तो पहली बात तो बेटा जी ये याद रखना है कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो केमिकल एनर्जी में बदलेगा। अच्छा, केमिकल एनर्जी में बदलने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करवाएगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं मान्य, जो खुद रिएक्ट कर जाते,
सकते हैं। हाँ, जो अपने आप ये- रिएक्ट कर जाते हैं वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो अपने आप नहीं करना चाहते, कि वो रिएक्ट एक्चुअल में होना नहीं चाहते थे बट हम उनको करा रहे हैं धक्के से। तो धक्के से कोई चीज़ कराने के लिए हमको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी और वो केमिकल एनर्जी में बदल गई। केमिकल एनर्जी इन द सेंस उन्होंने एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवा दिया। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो सेल है इसका बेसिक ऑपरेटर्स कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगी। ये एक बीकर लिया है हमने, इसमें हमने 2 रॉड्स लिए हैं, ठीक है, और इसके बीच में मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, से मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मतलब क्या है? फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ, पानी नहीं पाया आपने उसमें, उसको सिर्फ मेल्ट किया। मोल्टन NaCl में Na+ और Cl के आयंस बन जाएंगे, मेल्ट करने से आयंस बन जाते हैं। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि यहाँ पे पूरे बीकर में आयंस घूम रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे 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 खूब सारे आयंस घूम रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड है, हमने अभी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप अभी यूज़ कर रहे हैं। 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होते हैं बेटा इनर्ट, एक होते हैं एक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो खुद नहीं रिएक्शन में पार्ट लेते, जैसे हम प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेते हैं या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, दे जनरली एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और इसमें हम वोल्टमीटर नहीं लगाएंगे, इसमें हम बैटरी लगाएंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देनी है, हम बना थोड़ी रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो एक रॉड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया बैटरी के, दूसरी रॉड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया बैटरी के। क्या किया मैंने? बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक रॉड के साथ जोड़ दिया, जिस रॉड के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है उसको कैथोड बोलते हैं, और जिसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है उसको एनोड बोलते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस इन द 2 सेल्स। अब याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल में अभी तुमको पढ़ा के आई हूँ मैं पीछे, फ्यूल सेल में भी बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नोड पे कौन सा साइन होता है अर्गुन? यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नोड पे नेगेटिव, यस, इसमें नोड पे पॉजिटिव, उल्टा है, याद रखना, कैथोड पे पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो साइंस है वो तो बैटरी के कारण आते हैं, जो पढ़ के आए हैं पहले उसमें जो साइंस है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के सोर्स या सिंक के कारण आते हैं, उसमें बैटरी का कोई लेना देना नहीं है, वो हाइपोथेटिकल साइंस है एक तरीके से, आप ये सोच सकते हो। इसमें एक्चुअल में द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, वो वाली इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल का साथ जोड़ दिया उसको कैथोड बोलते हैं, एंड वो वाली इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया उसको एनोड बोलते हैं। इतना समझे आ गया आपको? अब देखते हैं इसमें होता क्या है। एक चीज दोनों सेल्स में कॉमन रहेगी, दोनों मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। क्या कॉमन रहेगी? ये हमेशा कॉमन रहेगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये दोनों में ही बेटा यही चलता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इसको हमने कैसे याद किया था? OACR, ये दोनों में लगेगा, ठीक है, सिर्फ साइंस का फर्क है। अब ये सेटअप है, यहाँ पे आयंस घूम रहे हैं। अब ये वाली जो रॉड है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये कौन से आयंस को अट्रैक्ट करेगी? बताओ सोच के जरा। इस पे नेगेटिव है तो Na+ को अट्रैक्ट करेगी, केटायन को अट्रैक्ट करेगी, इजंट इट? क्योंकि केटायन पे पॉजिटिव है और ये रॉड नेगेटिव है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो केटायंस हैं वो हमेशा कैथोड की तरफ भागेंगे, क्योंकि केटाइन खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है, तो उस पे जाते हैं वो। जाके क्या करेंगे देखते हैं, कैथोड पे जाके क्या होता है। कौन जा रहा है कैथोड पे? Na+ जा रहे हैं, ठीक है, वो भाग के यहाँ चले गए, वहां पे जाके बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं,
कहाँ से मिल रहा है इनको इलेक्ट्रॉन? बैटरी से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से। वो कौन खा गया? Na+ खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि वो पॉजिटिव थे, और वो क्या हो जाएंगे? Na न्यूट्रल में बदल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? Na ये जो प्लस था उसने क्या किया? बेटा आपको क्या दिख रहा है अभी? स्क्रीन ही आपकी बोर्ड दिख रहा है? वाइट बोर्ड। ये पता नहीं क्या ओपन हो गया है, बंद ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुको। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको? Na+ आयंस कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। कैसे याद रहेगा हमें? 2 बातें। C कैथोड पे कैटायन जाएंगे। रीजन, कैटायन पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। और कैथोड पे होना क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का, बोलो, गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल में बदल गया। तो वो जो न्यूट्रल में बदल गया बेटा, वो सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं, चाहिए होता है मतलब ये एक्चुअल में इट्स वेरी यूजफुल प्रोसेस, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब एनोड को भी देख लेते हैं, नहीं वो नाराज हो जाएगा कि एनोड पे क्या हो रहा है ना। हम अगर ज्यादा डिपोजिशन होगी तो वो रुक नहीं जाएगी रिएक्शन? बेटा निकालते रहते हैं साथ साथ, वही बता रही हूँ ना, जो सोडियम न्यूट्रल बदल गया उसको निकालते रहते हैं। अब एनोड पे कौन जाएगा? पिया एनोड पे कौन जाएगा? एनायन, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, चले गए वहां जाके। अब Cl नेगेटिव वहां गया, वहां पे क्या करेगा? एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो वो उसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसको रॉड को दे देगा ताकि वो वापस बैटरी के थ्रू जा सके। Cl नेगेटिव अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन खुद न्यूट्रल में बदल गया, और इलेक्ट्रॉन उसने ये रॉड को दे दिया और उसने आगे बैटरी के थ्रू मूव करा दिया। बट Cl एटम में बदल तो गया, बट एटम भी स्टेबल नहीं होता Cl का, तो तुमको पता है। तो 2 एटम मिलके क्लोरीन गैस बना देते हैं। तो क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलती है, यहाँ से क्या है? सोडियम है। तो ये जो सारी प्रोसेस हुई है ना, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by passing electricity through it and the movement of the ions to their respective electrodes, and वहाँ पे जाके वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। कॉमन वर्ड है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब अपना चार्ज खत्म करना। इसने भी चार्ज खत्म कर दिया, न्यूट्रल में बदल गया, इसने भी चार्ज खत्म कर दिया, न्यूट्रल में बदल गया। तो ऐसे सेल को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से केमिकल एनर्जी में बदले। यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कहाँ? ये वाले जो रिएक्शंस हुए ना बेटा, अदरवाइज ये नहीं होते, अपने आप नहीं होते, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये करवाए गए। कैसे करवाए गए? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। जो करवा रहा है उस डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कहानी समझ में आ गई तुम लोगों को? यस मैम। मैम ये हीट भी प्रोड्यूस होगी इसमें? नहीं, इसमें नहीं हीट प्रोड्यूस होगी। हीट तो उसमें प्रोड्यूस होगी जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसकी हीट को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करते हैं, इसमें थोड़ी होगी। ठीक है, ये तो बेसिक फंडा है। मैं तुमको इसका थोड़ा थेरेटिकल है, मैं इसकी पिक भेज दूंगी नोट्स की। अब हमने इसका बेटा थोड़ा सा वो पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है मैं बताती हूँ। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनी quantitative aspect of electrolysis. ये टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉज। फैराडे जो साइंटिस्ट था ना, उसने पहली बार ये इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट स्टडी किया था। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है कि हमने देखा ना, इधर सोडियम निकल रहा है, इधर क्लोरीन निकल रही है, कहाँ पे कितना निकलता है, कितना करंट पास करे, हमको कितना सब्सटेंस मिलेगा, वो सारी जो भी डीलिंग है उसको फैराडेज लॉज के फॉर्म में उसने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो प्रपोज किए थे। ठीक है, तो लेट्स सी कि फैराडेज लॉज क्या है। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है NaCl की, वो भी मोल्टन की। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनके हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो
मैम ये पहले जो मोल्टन NaCl था, अगर ये सारे मतलब क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस फॉर्म हो गए और सोडियम के आयंस सोडियम बन गया, तो फिर वो खत्म नहीं हो जाएंगे मोल्टन NaCl? हाँ बिल्कुल, तो बस जितना चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग डालते हैं ना। सोडियम का मास जितना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। ऐसे थोड़ी है कि इसको इन्फिनाइट टाइम तक कंटिन्यू करना है, वो तो अपनी रिक्वायरमेंट है ना, जब इंडस्ट्री लगती है तो उसी के हिसाब से होता है। जो तूने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर फैराडेज लॉज में ही है, मैं बताती हूँ अभी, देखो जरा। तो 2 लॉज हैं बेटा ये। तो पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसा बोलते हैं इसको, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखना क्या है, पहले मैं इसकी आपकी वो लिख देती हूँ। मास ऑफ अ सब्सटेंस deposited at an electrode is directly proportional to the amount of charge transferred through the circuit. Now, what is the meaning of this statement? How we can interpret this law? You see, क्या बोल रहा है? Mass of a substance deposited. जैसे यहाँ पे इसको तुम देखो, यही वाली पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, तो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हुआ और एनोड पे क्लोरीन डिपॉजिट हुआ। तो क्या बोल रहा है, कोई भी ले सकते हो, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, मान लो वो W था, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कितना मतलब उसका मास कितने ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, कितना डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तुमने कुछ चार्ज पास किया है ना, इसके थ्रू सर्किट में कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितना डिपॉजिट होगा वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सर्किट में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लगाते होते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो ये बन गया, ये बेसिक है। मैं बताती हूँ अब ये W क्या है, क्या लिखना चाहिए मुझे, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो भी जिस पे भी, मतलब सिर्फ Na का मास? हाँ कोई भी ले रहे हो उधर क्लोरीन आ जाएगा जिसका भी लेना है। क्यों, कितना चार्ज ट्रांसफर्ड, Z बेटा कांस्टेंट हैगा, ते कांस्टेंट दा एक नाम हुंदा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है वो मैं बताऊंगी तुमको। तो W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। अच्छा, चार्ज और करंट का क्या रिलेशन होता है बताना, मुझे तो आता नहीं भाई, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तुम बताओ। बताओ करंट और चार्ज कैसे लिंक्ड हैं। इतना मुश्किल है, ये नहीं आता क्या? Am I not audible? Audible मैम। Then म्यूट बन के क्यों बैठे हो तुम लोग? तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। एम्पियर। अब सपोज करो, देखो जरा इधर लिखते जाना है साथ साथ, मान लो I 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो क्या मैं W इज इक्वल टू Z लिख सकती हूँ, यस मैम। है ना? इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इफ वी पास करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड,
through the circuit, the amount of substance deposited will be equal to electrochemical equivalent of the electrolyte. So it's just a way to define the electrochemical equivalent. So I'll repeat. मैम इसकी कोई वैल्यू नहीं है Z की पर्टिकुलर? है, अभी जैसे सिखा रही हूँ सीखते जाओ. कोई बोले डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is the mass of the substance deposited at an electrode when current of 1 ampere is passed for 1 second through the circuit. अच्छा, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया जाए तो कितना चार्ज होता है? 1 कूलम. पता है ना? तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इफ आई पास द चार्ज ऑफ 1 कूलम through the circuit, the amount of substance deposited will be known as electrochemical equivalent. इतना समझ में आया तुम लोगों को? फर्स्ट लॉ? यस मैम. एवरीवन? यस मैम. तो अभी बेटा मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ये बंद हो जाएगी फिर. ठीक है, प्लीज ज्वाइन दैट. ये नया ही शुरू किया इन लोगों ने, है ना? तो फर्स्ट लॉ हो गया हमारा. अब फर्स्ट लॉ के रिलेटेड एक छोटा सी चीज और पढ़नी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ये था फर्स्ट लॉ. अब एक एग्जाम्पल हो, सपोज करो मेरे पास सोडियम का तो चलो पढ़ के ही आयो, मैं सिर्फ कैथोड वाले रिएक्शन अभी कंसिडर कर रही हूँ. अच्छा मेरी बात सुनो जर्नल, जो मेटल्स हैं बेटा वो केटायन बनाते होते हैं क्या एनायन बनाते हैं? केटायंस. इतना तो मालूम है ना, मेटल्स केटायन बनाते हैं, है ना? और केटायन हमेशा कौन से रॉड पे जाएंगे? इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे ही जाएंगे ना, यस. है ना? मान लो कोई सोडियम का तुम्हारे पास सॉल्ट है NaCl है, तो उसमें कैथोड पे Na जाएगा, Na प्लस की फॉर्म में होता है नेचुरली, वहां पे इलेक्ट्रॉन खाएगा एक और न्यूट्रल में बदल जाएगा. ठीक है, प्लीज फोकस. अब देखो जरा, मान लो मैं तुमको बोलूं मेरे पास एक ही आयन है, एक ही Na प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन खाया उसने और एक एटम मुझे दिया, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पास करने से, बाय पासिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैं सर्किट में से पास करा दूं तो मेरे पास एक सोडियम एटम आ जाएगा. क्या ये बात समझ गए? यस मैम. एक इलेक्ट्रॉन मैं उसको दे दूं कि ले ले भाई, एक इलेक्ट्रॉन मैं तुझे अपनी बैटरी में से दान कर रही हूँ, तो वो एक एटम मुझे दे देगा एज अ प्रोडक्ट. अच्छा अब मान लो कि मैं इतने इलेक्ट्रॉन पास करा दूं, वो जो हमने बैटरी लगा रखी है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना? ये कैथोड है, कैथोड पे Na प्लस आयन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, यहाँ से आ रहा है. एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो वो हमको एज अ प्रोडक्ट एक एटम दे देता है. इतने इलेक्ट्रॉन उसको हम दे देंगे तो क्या वो हमको इतने एटम नहीं दे देगा एज अ प्रोडक्ट? ठीक है ये बात? यस मैम. अब इतने इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते होते हो? एक मोल इलेक्ट्रॉन है, और ये एक मोल सोडियम एटम हो गए. And this you know very well since 11th कि 1 mole atom of any substance is equal to its atomic mass, isn't it? यस. एक मोल सोडियम एटम मैं कंबाइन कर दूं then I will get 23 ग्राम सोडियम. In particular sodium case it will weigh 23 ग्राम. तो नेट रिजल्ट इस केस में मेरा क्या निकला? मेरा नेट रिजल्ट सोडियम वाले केस की बात कर रही हूँ कि मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन उसको दूं बैटरी के थ्रू, तो मेरे पास कितना सोडियम डिपोजिशन हो जाएगा? 23 ग्राम सोडियम. जनरलाइज करना हो तो एटॉमिक मास. अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10⁻⁹. हाँ, इतने कूलम. एक मोल इलेक्ट्रॉन पे निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, जो कि तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली इतना आता है. ये क्या था? क्या ये फैराडे नहीं था? नॉस्ट इक्वेशन में बताया था ना, इसको फैराडे बोलते हैं. एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? एक फैराडे. तो इसमें ये निकल के आया कि एक फैराडे चार्ज हम इससे पास कराएं तो मेरे पास 23 ग्राम सोडियम निकलेगा. दैट्स इट.
ये सोडियम का केस हुआ। अब मैं 2 केस और लूँगी, उसके बाद आई विल मेक वन जनरलाइजेशन। वो 2 केस क्या हैं देखते हैं। मैंने तुमको शुरू में बताया था कि मेटल कैटायन बनाते हैं। मैं इजी करने के लिए कैथोड का केस ले रही हूँ, एनोड का भी ले सकते हैं। नाउ सपोज करो कि मेरे पास तुम ले लो कॉपर का कोई सॉल्ट है, कॉपर क्यूप्रिक वाला, ठीक है। उसमें कैटायन कौन से होंगे? कॉपर +2 होंगे। समझते हो ना ये बात? कॉपर का कोई सॉल्ट होगा तो उसमें कॉपर +2 आयंस बन के कैथोड की तरफ भाग जाएंगे। बट वो कितने इलेक्ट्रॉन खाएंगे? 2 खाएंगे ना, 1 आयन। ये समझ में आया तुमको? यस मैम। बेटा किसी को ना हुआ तो पूछ लेना प्लीज। अगेन वही बात है। अब सिचुएशन क्या है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भाग रहे हैं ताकि वो यहाँ पे डिपॉजिट हो पाए। बट एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन खा लेता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तब जाके एक एटम मिलेगा। यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन पास करने से 1 एटम मिल रहा था, बट यहाँ पे क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको अपन देंगे तो 1 एटम मिलेगा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन देने से 1 एटम मिलता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने से 1 मोल 1 एटम मोल। मिल जाएंगे, 1 मोल एटम कॉपर के। ना 1 मोल एटम कॉपर का एटॉमिक मास होता है। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन फेराड। पे 2 फैराडे। तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 फैराडे इसमें से चार्ज पास करूंगी तो मेरे पास कितना कॉपर डिपॉजिट होगा भाई? जितना उसका एटॉमिक मास है, 63.5 ग्राम होता है कॉपर का। क्या ये बात समझ आई? सेकंड केस पिया? यस मैम। यस मैम। सभी को आ गया? जशन, निखिलेश? ये कैसे किया? इसमें पता लगा 1 फैराडे पास करने से एटॉमिक मास निकला, उसमें 2 फैराडे पास करने से एटॉमिक मास निकला, है ना। अब एक और केस लेते हैं, फिर जनरलाइज करेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 3 3। पॉजिटिव। तो कोई मैं एल्यूमिनियम का ले लूँ कोई सॉल्ट, तो उसमें कैथोड पे क्या होगा? एल्यूमिनियम +3 आयन भागेंगे। वही सिचुएशन है, रॉड है, कैथोड है और इस पे एल्यूमिनियम आयंस भाग रहे हैं, ये सिचुएशन है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम देंगे, सर्किट में से मैं 3 इलेक्ट्रॉन उसको दूंगी तो मेरे पास 1 एटम निकलेगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मेरे पास 1 मोल एटम निकलेंगे। 1 मोल एटम तो किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास होता है। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 3 फैराडे। तो 3 फैराडे पास करने से एटॉमिक मास निकला। ये तो बड़ी गड़बड़ है ना। इसमें 1 फैराडे पास करने से, इसमें 2 फैराडे पास करने से, इसमें 3 फैराडे पास करने से। इसका मतलब वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी वैलेंसी है। यही बात हुई। तो मैं जनरलाइज क्या कर सकती हूँ कि n फैराडे पास करूँ तो मेरे पास एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। जबकि n क्या है? जो भी कैटायन है उस पे कितनी वैलेंसी है। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। इसमें 1 फैराडे पास करने से एटॉमिक मास है। इसको रटना नहीं है, इसको कंसेप्ट को समझो। मैं ये सारे इतनी मेहनत इसीलिए की है ताकि तुमको उसको क्रैम ना करना पड़े। अदरवाइज टीचर क्या करते हैं, बस ये लिखा देते हैं, खत्म कहानी। याद रख लो, ये इसका बेस है। n फैराडे एटॉमिक मास, 1 फैराडे पास करेंगे, एटॉमिक मास अपॉन n हो गया। तुमको इक्विवेलेंट चीज, इक्विवेलेंट मास पता है ना? क्या ये इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला नहीं बन गया? इक्विवेलेंट मास क्या होता था बेटा? किसी भी चीज को हम उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते थे तो इक्विवेलेंट मास नहीं आता था? याद है n फैक्टर? अब 1 फैराडे कितना होता है? देखो मैं डेरिवेशन करा दे रही हूँ, फिर वही बात है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं याद रख लेना। 1 फैराडे इतने कूलम होता है। इतने कूलम पास करने से हमेशा इक्विवेलेंट मास निकलेगा उस सब्सटेंस का जितना भी है। 1 कूलम पास करेंगे तो कितना चीज निकलेगी? इतनी। अब मान्या ने मेरे से पूछा था कि मैम ये कैसे डिफाइन करेंगे, z की कोई वैल्यू होती है? मैंने फिर तुमको ये बताया था
कि ये कि 1 एम्पियर और 1 सेकेंड टाइम के लिए पास करो, मतलब 1 कूलम जब तुम पास करते हो तो ZW के बराबर होता है। 1 कूलम जब पास करोगे कितना मास डिपॉजिट हुआ, इतना, उसी को क्या बोलते हैं, Z। तो Z की वैल्यू आ गई, Z होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। समझ में आई? एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने 3 एग्जाम्पल लिए, 3 सॉल्ट लिए मैंने, सोडियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का। तीनों में से मेरी ये जनरलाइजेशन निकली कि if we pass n Faraday electricity, n Faraday charge through a circuit, then how much substance is deposited on the electrode? Substance deposited will be equal to its atomic mass. n Faraday पास करेंगे तो कितना चीज़ निकलती है, जितना भी उसका एटॉमिक मास है। 1 Faraday पास करूँ, डिवाइड में हो गया, ये इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी चीज़ का, फॉर्मूला है। अब 1 Faraday मतलब इतने कूलम, इतने कूलम मैं सर्किट में से अपने पास करा दूं तो मेरे पास इक्विवेलेंट मास उस चीज़ का डिपॉजिट हो जाएगा। 1 कूलम पास कराऊं तो कितना डिपॉजिट होगा, इतना। 1 कूलम पास कराने से जितना डिपॉजिट होता है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो Z का फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। समझ में आ गई? यस। ये यूज होगा तुम्हारा। अब देखो, हमने ये वाला फॉर्मूला किया, Z की वैल्यू याद रख लो, डेरिवेशन कभी आएगी नहीं, बट यही है, वही दोबारा है कि कंपटीशन क्लियर करना है तो चीज़ें इतनी डिटेल में चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला चाहिए। मैं तुमको न्यूमेरिकल कराती हूँ, तुमको पता लगेगा कि कितने आसान क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस हम कर लेंगे, अभी 5 मिनट हैं। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with बेटा सभी के मैंने पेपर भेज दिए थे पीयूष, तुमने भी काफ़ी गलतियां की हैं, तो अपने मिस्टेक्स देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके मैम। तुमने आज लेट ज्वाइन किया है काफ़ी, ट्राई टू बी एट टाइम। यस, तो वो फिजिक्स वाले सर ने 6:30 बजे क्लास रख ली थी। ओके, यस, दिस इज अ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कहता कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया, मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया 10 मिनट के लिए। डाटा बना लो, टाइम कितना दिया, 10 मिनट। 10 मिनट के लिए, ये तो आपको समझाने के लिए, पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको हर बार। मतलब इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है, 10 मिनट वास्ते दे विच चार्ज पास किया गया। कितना करंट सीगा, 1.5 एम्पीयर करंट सी। पूछ की रहा कि नेचुरली तुमको पता है कि इसमें केटाइन कौन बनेगा, कॉपर +2, और वो कैथोड पे जाएगा। वही पूछ रहा है कि मास कितना डिपॉजिट होगा कॉपर का कैथोड पे। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कैथोड पे हो क्या रहा है, ये हो रहा है। मास पूछ रहा है, फॉर्मूला हमने किया, तो क्यों क्या होता है, I/T। अब Z की वैल्यू तुमको पीछे सिखा के आई हूँ, क्या थी, इक्विवेलेंट मास, ये है ना, ये यूज होनी है यहाँ पे, मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। तो ये देखो, मैं ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ, Z की वैल्यू पुट की मैंने, फिर I की वैल्यू पुट की। अब टाइम सेकंड में होता है फॉर्मूले में, पता है तुमको, मिनट में देख रखा है, उसके सेकंड बना लो। 600। 10 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो ये बन गई, ये भूलना नहीं है। अब रह गया ये,
अब इक्विवेलेंट मास का बेटा फॉर्मूला दोबारा बता देती हूँ, एटॉमिक मास अपॉन n। तो अब इक्विवेलेंट मास साइड पे अलग निकाल लेते हैं, एटॉमिक मास बाय n। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 होता है और n तुमको दिख रहा है 2 है, तो ये वैसे एटॉमिक मास दिया रहेगा, इक्विवेलेंट मास तुमको खुद से पता होना चाहिए कि डिवाइड बाय 2 करना है, वो नहीं बताएंगे। मैं सारियां वैल्यूज पुट करती हूँ, नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली। ये जो आंसर आएगा इट विल बी इन ग्राम्स। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक में से, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी का है, उसकी स्टेटमेंट लिख लो, खुद कर लेना, इट्स वेरी इजी, बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। मैम ये एग्जाम्स में एटॉमिक मास दिए होंगे? दिए ही होते हैं यूजुअली तो ना, वैसे तुम कॉपर का कॉमनली आ जाता है, मान के चलो दिए ही होंगे, एनसीईआरटी कई बार गोल कर देती है। अब जैसे निकल के, अब निकल वगैरह का तो कहीं याद होता है। इसका दिया हुआ, चलो अपने आप जरा लाओ दिमाग, वैल्यूज पुट करो, तो मैंने नेट बताओ कि क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। प्लीज डू योरसेल्फ। जशन तुम तो फ्री होते हो ना 11 बजे? ओके, देखते हैं, जिस दिन स्टार्ट करना होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। मैं आई एम प्लानिंग नेक्स्ट मंडे से देखते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन चैप्टर इन लोगों का रहता है ना, तो मैं वो सोच रही हूँ 11 बजे अगले हफ्ते से। किसी को दोबारा लगानी है तो लगा सकते हो, बट ऐसे रेगुलरली नहीं है, बीच में मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड अवेलेबिलिटी। मैम 1.8 शायद। कैलकुलेटर से कर ली फटाफट, है ना? यस मैम। यस मैम, तभी तेरी कैलकुलेशन इतनी वीक है। हाँ ठीक है, आंसर तो मैंने बोला था एक्सप्रेशन बताओ, बेटा इसको आदत हटा ले, मैं बता रही हूँ तेरा रैंक पीछे हो जाएगा, वैसे तेरे कंसेप्ट ठीक ठाक हैं, अभी फिर भी 1 साल पड़ा है, यू कैन इम्प्रूव। उसमें बेटा पेपर में एक तो देखो कैथोड में रिएक्शन क्या हो रहा है, तुमको ये मालूम है ना कि ये कैसे ब्रेक होता है? नाइट्रेट आयन, ये बेसिक नॉलेज है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है तुमको। कैथोड पे केटायन जाएंगे, वहाँ पे निकल डिपॉजिट होने लगेगा। अब हमको तो रट गया अब तो, है ना। Z की वैल्यू भी पता लगी, इक्विवेलेंट मास अपॉन इतना, I कितना है 5, 20 मिनट सेकेंड। अब इक्विवेलेंट मास निकल का वैलेंसी 2 ही है, एटॉमिक मास गिवन है, डिवाइड बाय 2, वैल्यूज पुट, खत्म कहानी, आंसर निकाल लेना, 1.825 ग्राम आएगा। डन। तो इलेक्ट्रो ही बेटा तैयार कर लो, देखते हैं इस वीक इलेक्ट्रो का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लूंगी कंप्लीट चैप्टर का, कुछ ऐसा करते हैं, नहीं तो क्लास ले लूंगी। आई एम नॉट श्योर कि, पर तुम अपनी प्रिपरेशन रखो, डिपेंड करता है, नहीं इस वीक देख लेंगे लेना है, नहीं लूंगी तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इलेक्ट्रो का पूरा। ओके बेटा, गुड नाइट।